नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 14% मुस्लिम आबादी है, यानी करीब 17 करोड़ मुस्लिम भारत में रहते हैं, जो इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। इन 17 करोड़ मुसलमानों में 8 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या इतनी बड़ी आबादी को उन निजी धार्मिक कानूनों के भरोसे छोड़ा जा सकता है जो महिलाओं के साथ अन्याय करते हैं, देश को आगे बढ़ने से रोकते हैं। और यह न सिर्फ क्रूरता से भरे धार्मिक प्रचलन है बल्कि संविधान के खिलाफ भी है। आज हम खबरदार में जिन तीन तलाक के मुद्दे का पूरा विश्लेषण करेंगे और यह सवाल पूछेंगे कि आखिर भारत आजादी के 70 साल बाद भी 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं से क्यों चिपका है। यह सवाल इसीलिए क्योंकि दुनिया भर में 20 से ज्यादा मुस्लिम बहुल देश 3 तलाक की प्रथा को खत्म कर चुके हैं। इजिप्ट पहला ऐसा देश था जिसने 1929 में ही तलाक की प्रक्रिया में बड़ा सुधार किया था। ट्यूनीशिया ने 1956 में यह कानून बना दिया था कि पति एक तरफा पत्नी को तलाक नहीं दे सकता है। टर्की, सीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक जैसे देशों में भी एक साथ 3 बार तलाक कहकर शादी तोड़ना मान्य नहीं है। यहां तक कि भारत में शिया समुदाय भी एक बार में 3 तलाक के जरिए तलाक लेने को सही नहीं मानता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 तलाक पर सबसे तीखी टिप्पणी की है। 5 दिसंबर को हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के एक 53 वर्ष के व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए एक ऑर्डर दिया था। यह व्यक्ति 23 वर्ष की लड़की से दूसरी शादी करने के बचाव में था। 3 तलाक को हथियार बनाकर अपनी पहली पत्नी से छुटकारा पाने में लगा था। इसी मामले में 3 तलाक पर हाईकोर्ट ने वो क्रांतिकारी विचार दिए हैं जिन्हें कहने की हिम्मत न भारत के राजनीतिक दलों के पास रही है न सरकारों के पास रही है। तलाक, तलाक, तलाक। अपने पति से 3 बार ये शब्द सुनकर किसी मुस्लिम महिला की जिंदगी तबाह हो जाती है। इसे रोक लेना उसके बस में नहीं है क्योंकि धार्मिक मामलों में निजी कानूनों का हवाला देकर इसे सही ठहरा दिया जाता है। लेकिन आज मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक, तलाक, तलाक वाले टॉर्चर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर वाला कानूनी डंडा चलाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में 3 तलाक के प्रचलन को क्रूर बताया है और न सिर्फ क्रूर कहा है बल्कि इस इंस्टेंट डाइवोर्स को सबसे गरिमाहीन बताया है, जो भारत को एक राष्ट्र के तौर पर बनने में बाधा डालता है और पीछे खींचता है। कोर्ट का मानना था कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार 3 तलाक कह करके तलाक ले रहे हैं, जबकि संविधान से ऊपर न कोई धर्म है, न कोई जाति है और न कोई व्यक्ति है। इसलिए संविधान की अगर मर्यादा यह है कि सभी को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए, तो केवल 3 तलाक कह करके कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 तलाक को क्रूर बताने वाले कड़े ऑब्जर्वेशन अपने 5 दिसंबर के एक ऑर्डर में दिए हैं। हाईकोर्ट में बुलंदशहर की 23 वर्ष की लड़की और 53 वर्ष के पुरुष ने याचिका लगाई थी। इस 53 वर्ष के पुरुष ने पत्नी को 3 तलाक बोलकर 23 वर्ष की लड़की से शादी की थी। 53 वर्ष का पुरुष और 23 वर्ष की लड़की सुरक्षा की गुहार लेकर हाईकोर्ट पहुंची थी और वो ये आरोप लगा रहे थे कि उन्हें पुलिस और लड़की की मां परेशान कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दोनों वयस्क हैं और उन्हें अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है और उनको संविधान के तहत मिले जीने के अधिकार और निजी आजादी से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन हाईकोर्ट ने इनकी याचिका और दलीलों को खारिज कर दिया और अपने ऑर्डर पर 3 तलाक के मुद्दे को लेकर सबसे तीखी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इस मामले में पुरुष याचिकाकर्ता ने अपने गुप्त उद्देश्यों में पत्नी को तलाक देने के लिए इंटेस्ट डिवोर्स यानी 3 तलाक को हथियार बनाया। महिला याचिकाकर्ता अपना परिवार छोड़कर पुरुष याचिकाकर्ता के साथ चली गई। इससे पुरुष याचिकाकर्ता ने अपनी पहली पत्नी से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। कोर्ट को यह सवाल परेशान करता है कि क्या मुस्लिम पत्नियों को यह अन्याय सहते रहना चाहिए? क्या उनके निजी कानून इन दुर्भाग्यशाली पत्नियों के लिए इतने क्रूर बने रहेंगे? क्या इस अन्याय को खत्म करने के लिए निजी कानूनों को संशोधित किया जा सकता है? न्यायपालिका की अंतरात्मा इस तरह की राक्षसी प्रवृत्ति से बेहद परेशान है। हाईकोर्ट में जस्टिस सुनील कुमार की सिंगल जज बेंच ने 3 तलाक के मुद्दे पर धार्मिक कानूनों की भी चीर-फाड़ कर दी। हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत में जो मुस्लिम कानून लागू होता है वो उन भावनाओं के विरुद्ध है जो पैगंबर या फिर पवित्र कानून द्वारा रखी गई हैं।
इस्लाम में तलाक की इजाजत तभी है जब कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी या बुरे हालात अपने चरम पर पहुंच जाए। जब सुलह के सभी प्रयास फेल हो जाएं, तभी दोनों पक्ष शादी तोड़ने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हैं। बिना ठोस कारण के तलाक को धर्म और कानून की नजर में सही नहीं ठहराया जा सकता। कई इस्लामिक देशों में पुरुष को कोर्ट में तलाक के कारण बताने पड़ते हैं, तभी तलाक मिल पाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 तलाक के मुद्दे पर अपनी पूरी बात रखी और न सिर्फ इसे क्रूर बताया बल्कि इस्लाम की भावनाओं के खिलाफ बताया, बल्कि एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ऐसे प्रचलन को गलत बताया। हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ भौगोलिक सीमाएं ही भारत को राष्ट्र के तौर पर व्याख्या नहीं करती। इसे इस पैमाने पर भी देखना चाहिए कि कैसे संपूर्ण मानव विकास के पैमाने पर हम कहां खड़े हैं और समाज महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करता है। मुस्लिम समुदाय भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, इसीलिए इतने बड़े समाज को उन निजी कानूनों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता जो महिला पुरुष में भेदभाव और रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। ये देश और समाज के हित में नहीं है। महिलाओं को इस कानून की दया पर नहीं रखा जा सकता जिनसे कुछ लोग अपने हिसाब से पवित्र कानून की व्याख्या करते हैं। निजी कानून किसी भी समाज में हो, वो संविधान से व्यक्ति को मिले अधिकारों से बड़े होने का दावा नहीं कर सकते। अपने ऑर्डर में हाई कोर्ट ने सब कुछ कहकर यह भी कह दिया कि अब उसे 3 तलाक के मुद्दे पर ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सवाल यह है कि क्या हाई कोर्ट के इस ऑर्डर का सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर कुछ असर पड़ेगा, जहां 3 तलाक पर बैन लगाने वाली याचिकाओं के खिलाफ याचिकाएं लगी हैं। इलाहाबाद से विमल श्रीवास्तव के साथ आनंदिया और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। क्या सती प्रथा, जौहर, बाल विवाह, यहाँ तक कि कन्या भ्रूण हत्या, ये सब प्रथाएं नहीं बन गई थी? ये सब धार्मिक प्रथाएं नहीं थी? उन पर पाबंदी लगाई गई, फिर 3 तलाक पर आखिर क्यों नहीं? 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाएं वर्षों से आवाज उठा रही हैं, जिसे कट्टरपंथी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज हम आपको तलाक के मामलों में पूरे देश की तस्वीर दिखाएंगे और ये बताएंगे कि आखिर 3 तलाक का सबसे आसान शिकार कैसे मुस्लिम महिलाएं बनती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में हर 1000 शादी पर महिलाओं के लिए तलाक की संख्या का राष्ट्रीय औसत 3.10 है। लेकिन मुस्लिम समाज में हर 1000 शादी में महिलाओं के लिए तलाक की संख्या का औसत 5.63 है, यानी करीब करीब 2 गुना। जबकि हिंदू समाज में हर 1000 शादी में तलाक की संख्या 2.60 है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। ऐसे आंकड़े शायद इसीलिए दिख रहे हैं कि मुस्लिम पुरुष मुस्लिम महिलाओं के मुकाबले बहुत आसानी से तलाक दे देते हैं। 3 तलाक बोलकर शादी खत्म कर लेने से ज्यादा आसान आखिर क्या होगा? वैसे तो हर धर्म के समाज में महिलाएं ज्यादा तलाक का शिकार बनती हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक की दर दूसरे धर्मों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। मुस्लिम समाज में महिलाओं के तलाक की दर पुरुषों के मुकाबले 3.5 गुना ज्यादा है, जबकि हिंदू समाज में महिलाओं के तलाक की दर पुरुषों के मुकाबले 1.7 गुना ज्यादा है। बौद्ध समाज में 2.2 गुना ज्यादा, ईसाई समाज में 1.9 गुना ज्यादा तलाक महिलाओं के होते हैं। तलाक के मामले पुरुषों के लिए कम होने का मतलब यही है कि सामान्य तौर पर पुरुष तलाक के बाद ज्यादा तेजी से दोबारा शादी कर लेते हैं और ज्यादा दिन तक तलाकशुदा नहीं रहते हैं, जबकि महिलाओं के लिए दोबारा शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 13,20,000 तलाकशुदा लोग हैं। इसमें 68% यानी करीब 9 लाख महिलाएं हैं और सिर्फ 4.5 लाख पुरुष हैं। इसमें मुस्लिम पुरुष सिर्फ 57,000 हैं, जबकि मुस्लिम महिलाएं 2,12,000। मुस्लिम समाज में 44% तलाकशुदा महिलाएं 20 से 34 वर्ष की हैं। यानी कुल मिलाकर आंकड़े बताते हैं कि तलाक का सबसे आसान शिकार मुस्लिम समाज की महिलाएं बनती हैं और उनको दोबारा शादी करने में भी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज में तलाकशुदा पुरुषों के मुकाबले तलाकशुदा महिलाओं की संख्या 3 गुना से भी ज्यादा है और इसमें 3 तलाक जैसी परंपराएं सबसे बड़ी वजह बनती है। याद कीजिए, नोटबंदी का ऐलान करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? उन्होंने 4 बातें कही थी। नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन रद्दी हो जाएगा, नकली नोट बंद हो जाएंगे और आतंकवाद की रीढ़ टूट जाएगी। लेकिन नोटबंदी के 30 दिन बाद इन दावों का क्या हुआ, यह हम आपको आगे बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो नोटबंदी की वजह से हुई है वो ये कि इंडिया कैशलेस होना सीखने लगा है और आज नोटबंदी के 30 दिन पूरे होने के मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैशलेस पेमेंट को प्रमोट करने के लिए लोगों को डिस्काउंट ऑफर किए। ये डिस्काउंट इस प्रकार है: पेट्रोल पंप पर
तेल भराने के बाद डिजिटल पेमेंट करने पर 0.5% यानी 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा। नेशनल हाईवे पर डिजिटल तरीके से टोल चुकाने पर 10% की छूट दी जाएगी। ऑनलाइन रेल टिकट अगर आप बुक कराते हैं तो 10 लाख का फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिलेगा। रेलवे में मंथली पास, लोकल ट्रेन पास के लिए डिजिटल पेमेंट अगर आप करते हैं तो 0.5% की छूट मिलेगी। इसकी शुरुआत मुंबई लोकल से होगी। रेलवे के रिटायरिंग रूम और केटरिंग जैसी सुविधाओं के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर 5% का डिस्काउंट मिलेगा। सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों से ऑनलाइन इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं, जनरल इंश्योरेंस पर 10%, लाइफ इंश्योरेंस पर 8% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा 2000 रुपए तक के जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उन पर सर्विस टैक्स लागू नहीं होगा। 10,000 से ज्यादा आबादी वाले 1 लाख गांव में पॉइंट ऑफ सेल मशीनें मुफ्त दी जाएंगी, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में कार्ड स्वाइप मशीन भी कहा जाता है। नाबार्ड के जरिए ग्रामीण और सहकारी बैंकों के किसान क्रेडिट कार्ड धारक 4,32,00,000 किसानों को किसान रुपए कार्ड दिया जाएगा। डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए डिस्काउंट ऑफर्स की भरमार करके केंद्र सरकार ने जता दिया है कि नोटबंदी को लागू करते वक्त जो अंदाजा लगाया गया था वो भले ही गलत साबित हो गया हो, लेकिन नोटबंदी के जरिए सरकार डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। लेकिन इसमें वक्त लगेगा। फिलहाल तो हालात ये हैं कि नोटबंदी के 30 दिन बाद भी देश के बैंक और एटीएम पर लोग कतार में हैं। 10 तारीख की मेरी लड़की की शादी है, मैं 30,000 रुपए नहीं जुटा पाया हूँ बैंक से। इस वक्त हम दिल्ली की यमुना विहार इलाके में मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक है। सबसे पहले इनको ये करना था, पहले कैश छाप लेना था। ये तकलीफ है कि अपने पैसे अपने बैंक से निकालने में तकलीफ हो रही है हम लोगों को बहुत ज्यादा। नोटबंदी का जो सबसे पहला असर देखने को मिलता है वो घरों पर मिलता है। बैंक में कैश ही नहीं है तो यहाँ पे लाइन लगाने से भी फायदा नहीं। करप्शन के अगेंस्ट अगर हम साथ दे तो हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट फ्यूचर में देखने को मिले। ऐसी उम्मीद हम लगे लाइन में। नंबर इसलिए नहीं आता यहाँ पर जनता का कि पहले तो 4 इधर से लेते हैं, 10 पीछे से लेते हैं। दर खुले मुश्किल से मिलते हैं, किस्मत के भी और एटीएम के भी। बहुत कठिन है डगर कैश की। खुद को गालिब समझने वाले लोग एटीएम की लंबी लाइन में खड़े खड़े मन ही मन ऐसी ही लाइनें गुनगुना रहे होंगे। आज 1 महीना हो गया नोटबंदी के बाद देश कतार में है। बैंकों और एटीएम के सामने लंबी लाइनें हैं, कहीं थोड़ी कम और कहीं पूरे शबाब पर। जहां लाइन न दिखे समझ लीजिए कैश नहीं है। 30 दिनों में बहुत बुरा हाल है जी। पैसे की बड़ी किल्लत है, घर में खाने को नहीं है, कैश नहीं है, बस ये दिक्कत है। कैश मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कैश और उसका इश्क ऐसे ही नहीं मिलता। हाँ, उसका इश्क तो कई बार आसानी से मिल भी जाता है। नोटबंदी के 30 दिन बीत गए। काले धन वाले रोए या नहीं पता नहीं, पर सफेद धन वालों की शामत आ गई। हर कोई एटीएम की तरफ हसरत भरी निगाह से देख रहा है। जिनके हाथ लग गए वो खुद को भाग्यशाली मानते हैं। जिन्हें नोट नहीं मिल पाते वो नाकाम आशिक की तरह खाली हाथ रह जाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली की यमुना विहार इलाके में मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक है। यहाँ पर आप सुबह से ही देख सकते हैं तकरीबन 9 बजे और आप देख सकते हैं लाइनें लगना शुरू हुई और तमाम लोग जो है परेशान हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो सेटिस्फाइड हैं सरकार की मूव से। लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कब से खड़े हो आप यहाँ बताओ? मैं यहाँ रात के 11 बजे से खड़ा हूँ। कौन से बैंक में आपका अकाउंट है? इसी में है पंजाब नेशनल बैंक। तो क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है, कई दिन से आते हैं, पैसा नहीं मिलता। नंबर इसलिए नहीं आता यहाँ पर जनता का कि पहले तो 4 इधर से लेते हैं, 10 पीछे से लेते हैं। अच्छा, मतलब बैंक अधिकारियों काम ज्यादा करते तो बैंक धांधली कर रहे हैं। बैंक धांधलेबाजी करता है सीधे। अब जब कैश आने का बात है, कैश खत्म हो गया, सर्वर डाउन हो गया। यह है दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का ICICI बैंक। बैंक की टैगलाइन है ख्याल आपका। लेकिन जब से देश में नोटबंदी का दौर शुरू हुआ है तब से ये बैंक भी अपने ग्राहकों से बिन बुलाए बारातियों की तरह बर्ताव कर रहा है। 8 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर नोटबंदी के इस फैसले ने 1 महीने के सफर को पूरा कर लिया है। ऐसे में पब्लिक कितना सफर कर रही है इसकी सूरत हाल आप देख सकते हैं अपने कैमरे की तस्वीरों में। पीछे तक की लंबी कतार है। सिरों की संख्या में जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में कोहरा ऊपर है और कैश जेब में नहीं है। सुधार तो होना चाहिए। लाइन वैसा ही है, भीड़ वैसा ही है, दिक्कतें वही सही हो रही है। हाँ, दिक्कतें हो रही हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दिक्कत तो उठानी पड़ेगी। लाइन में तो लगना पड़ेगा।
एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर हम भारतीय ठान लें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल के आगे चट्टान बनकर कतार में खड़े हो जाते हैं। नोटबंदी के ऐलान का लोगों ने स्वागत किया था। 1 महीने बाद भी लोग कह रहे हैं परेशानी तो है लेकिन फैसला बहुत अच्छा है। देख सकते हैं कि मैं ICICI बैंक परेल जो है वहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आज भी कतार है क्योंकि यहाँ का जो ATM है बैंक का वो पिछले 4 दिनों से बंद है। यहाँ पे 4 दिनों से कैश नहीं आई, ऐसा लोगों का कहना है। इसलिए लोग जो है जिनका अकाउंट इस बैंक में है वो यहाँ पे खड़े हैं विड्रॉ करने के लिए कैश, कुछ लोग डिपॉजिट के लिए खड़े हैं। अब मुझे बताइए, सरकार ने ये डिसीजन लिया था 1 महीने पहले, आज 1 महीना पूरा हुआ है, क्या इसका असर आपकी लाइफ पे हुआ है? असर तो परेशानी छोड़ के और दूसरा कुछ नहीं हुआ। I have an account here. ATM is always closed. Even yesterday when I came, they said no cash. Okay. Even in the bank there was no cash yesterday. पूरे देश की तरह पुणे में बैंकों के ATM ऐसे चालू रिश्तेदारों की तरह बर्ताव कर रहे हैं जो आपके आने की खबर मिलते ही घर पर ताला लगाकर घूमने निकल जाते हैं, ताकि जब आप आएं तो कैश नहीं है का बोर्ड देखें और कुड़ते हुए कैश की तलाश में अगले ATM की राह पर बढ़ जाएं। फिलहाल पुणे के सिंध कॉलोनी के बैंक में आया हूँ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और यहाँ पे लोगों की कतारें लगना शुरू हो गई है। मैं ना 1 महीने से इधर आके पैसा निकालने सोच रहा हूँ, मगर पैसा ATM में नहीं है और वो 1 महीने से ATM बंद है। गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट उसने बताया था कि 1 तारीख से चालू होगा रूटीन कैश मशीन में, तो अभी तक वो चालू नहीं है और अभी भी आप देख रहे हो क्या ATM बंद ही रहता है करके। वाराणसी PM का संसदीय क्षेत्र है। नोटबंदी के 30 दिन बाद लोगों की राय जानने के लिए हमने बैंकों और ATM का रुख किया तो चेहरों पर परेशानियों के भाव दिखे और जुबान से नोटबंदी का समर्थन करने वाले बोल। नज़ारा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर में ही नहीं है, बनारस है। ये देखिए, एक ATM है, शायद पैसे हैं और चूंकि कुछ ATM में चल रहे हैं और इस वजह से आपको पता लग जाएगा कि कितनी लंबी लाइन है। कब से खड़े लाइन में? पैसा है ATM में? ATM में पैसा है, बट हम लोग 1.5 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। लाइन बहुत ज्यादा काफी। ATM के भरोसे थे ना कि आप ATM 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, इजीली मिल जाएगा, बट हम सुबह से देख रहे हैं, हम 18 ATM जा चुके हैं, कहीं नहीं मिला हमें। 30 दिसंबर तक का उन्होंने समय मांगा था। यदि 30 दिसंबर के अंदर व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो जाती है तो धैर्य की सीमा टूट जाएगी। वैसे ये अच्छी चीज है, बस प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को क्योंकि बैंक्स में पैसे नहीं है, ATMs में पैसे नहीं है। बाकी ओवरऑल इट्स अ गुड डिसीजन बाय गवर्नमेंट, सो बिकॉज इट इज सपोर्टिंग द यूथ। देश के 2 लाख से ज्यादा ATM और बैंक नोटबंदी के दौर में कैशार्थियों के लिए मंदिर मस्जिद सरीखे हो गए हैं। लेकिन बैंकों और ATM के दर पर मत्था टेकने वाले लोगों को इसका फायदा कब मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा और क्या फायदा मिलेगा, सच ये है कि अभी किसी को कुछ नहीं मालूम। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नोटबंदी के विरोध में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के 30 दिन बाद एक बात साफ हो चुकी है कि जैसा सोचा गया था कि काला धन बैंकों में नहीं लौटेगा, वो हुआ नहीं, बल्कि इसका उल्टा हो गया। नोटबंदी से पहले देश में 14,17 करोड़ रुपए के 500 और 1000 के नोट चलन में थे। नोटबंदी के बाद 1 महीने में बंद किए गए 1000 और 500 की शक्ल में 11,55,000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा हो चुके हैं। अनुमान यह है कि अगले 3 हफ्तों में 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बैंकों में जमा हो जाएंगे, यानी रद्द हुई करीब सारी करेंसी बैंकों में वापस जमा हो जाएगी। जबकि सरकार को उम्मीद थी कि करीब 3 लाख करोड़ रुपए का काला धन अर्थव्यवस्था से गायब हो जाएगा। जाहिर है ऐसा हुआ नहीं, उल्टे अर्थव्यवस्था की विकास दर को धक्का और लग गया। रिजर्व बैंक ने भी मान लिया है कि नोटबंदी की वजह से देश की GDP विकास दर 7.6% से घटकर 7.1% रह सकती है। यानी नोटबंदी की वजह से GDP विकास दर में 0.5% की गिरावट का अंदेशा जता दिया गया है। यही वजह है कि काले धन को रद्दी बनाने के उद्देश्य से लाई गई नोटबंदी स्कीम का सरकारी फोकस अब कैशलेस इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो गया है। लेकिन कैशलेस इकोनॉमी रातों रात नहीं पैदा हो जाएगी, इसमें वक्त लगेगा। तब तक लोगों को नोटबंदी के कड़वे घूंट पीते रहने पड़ेंगे। फिर चाहे लोग नोटबंदी के समर्थन में हो या विरोध में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बोला है कि पेट्रोल और डीजल सस्ता आपको मिलेगा, कुछ छूट मिलेगी अगर आप डिजिटल तरह से पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हैं, ऑनलाइन टिकटें बुक करते हैं, उन पे कुछ छूट मिलेंगी। पर यहीं पे ये सवाल उठ रहा है, ये पहले क्यों नहीं आई? जब ये टेक्नोलॉजी आई थी ना,
तब तो इस पे चार्ज करते थे। टेक्नोलॉजी आई तब देखते थे ना, कोई डिजिटल करता था तो हम चार्ज करेंगे। अभी डीमोनेटाइजेशन के बाद इसकी डिमांड भी बढ़ी है और हमें लगा कि ये अब इसलिए इसको इस समय बहुत यूं समझिए जागरूकता अभियान के माध्यम से, कैंपेन के माध्यम से, एक अभियान के नाते हमने लिया कि कैश टू जीडीपी में कैश ट्रांजैक्शन का फ्लो हमारे इंडिया में 12% के आसपास, जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ 4% है। अब 4% और 12% का बड़ा गैप है। तो अब हम WTO एरा में जी रहे हैं, तो ये गैप तो कम करना पड़ेगा ना। मेरा कहने का मतलब ये है मंत्री जी कि देखिए 86% है जो कैश हमारी इकोनॉमी के अंदर है, और जब ये सोचा गया था कि हम नोटबंदी लाएंगे तो उस वक्त ये सारी स्कीमें क्यों नहीं तैयार थी? मतलब कहाँ हमसे ऐसे चूक हो गई कि अब कम से कम 30 ऐसी जो है सर्कुलर आ चुके हैं आरबीआई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बार बार बता रहे हैं कि कभी कोई कमी रह गई है, कभी कोई कमी रह गई, तो पहले क्यों नहीं सोचा गया? नहीं, चूक कहीं नहीं रही। ये हम जो सुधार कर रहे हैं वो पब्लिक से जो फीडबैक आ रहा है उससे कर रहे हैं। करना भी चाहिए ना, करना भी चाहिए। अगर पब्लिक से फीडबैक आ रहा है कि इसमें आप ऐसा सुधार करिए, ठीक होगा, ऐसा सुधार, वो कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों कान खुले रख करके हम निर्णय कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे घमंड तो नहीं है ना, हमारा कोई अभिमान तो नहीं है ना, हमारा कोई अहंकार तो नहीं है ना। पब्लिक से सुन रहे हैं, फिर फैसले कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो आप जो है प्राइवेट कंपनियों को लाभ दे रहे हैं। पेटीएम का मतलब अब पे टू मोदी हो गया है, जितनी भी ई वॉलेट कंपनी है उनको लाभ देने वाली बात है। देखिए, राहुल गांधी जी मुझे लगता है काफी दिनों से कंट्राडिक्टरी बोल रहे हैं। कभी उन्होंने कहा कि अरुण जेटली जी को भी इस फैसले का पता नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ जिलाध्यक्ष थे उनको पता था। ये कैसा कंट्राडिक्टरी बयान उन्होंने दिया, मेरे समझ में नहीं आया। ऐसा ही ये कंट्राडिक्टरी बयान है, ये धरातल पे सही नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो पब्लिक हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती। मैं राहुल गांधी जी को समझाना चाहता हूं कि वो पब्लिक में जाके देखें। बंगाल में जहां ममता जी ने खूब कोशिश की, लेकिन पब्लिक ने कहा नो, इस मुद्दे पर हम आपके साथ नहीं, हम मोदी जी के साथ। पर अभी यूपी और पंजाब के चुनाव आने वाले हैं, ये भी उठा गया है सवाल की टाइमिंग को हिसाब देखते हुए रखा गया है। आज जो अनाउंसमेंट हुई है बल्कि कि सारी पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो भी डिजिटल होनी चाहिए, तो यहाँ पे बड़ा बदलाव देखा जाएगा। देखिए, जब कोई नेता राजनीतिक स्वार्थ से कोई निर्णय लेता है तो पब्लिक उसके खिलाफ हो जाती है। 52 से लेकर के ऐसे कुछ निर्णय हैं जो मैं गिना सकता हूं, जो निर्णय अच्छे थे लेकिन आंदोलन हुए, लोगों ने आत्मदाह किया। ऐसा यहां महीना भर हो गया। इसका मतलब ये राजनीतिक स्वार्थ से लिया गया निर्णय नहीं है। नोटबंदी के 30 दिनों में यूं तो सरकार ने कई काम किए हैं, जिनमें से एक बड़ा काम यह हुआ है कि देश में 2 लाख से ज्यादा एटीएम मशीनों में से करीब 90% में नए नोटों के हिसाब से बदलाव कर दिए गए हैं। लेकिन इन एटीएम मशीनों में एक दिन में सिर्फ एक बार ही कैश डाला जा रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि जितने नोट बंद हुए हैं उतने नोट छापने में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस को दिन रात चलाए रखने के बावजूद कुछ महीने लगेंगे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक नोटबंदी से 1,28,000 करोड़ का नुकसान पहले 50 दिन में होने जा रहा है। ये नोटबंदी के साइड इफेक्ट हैं जिन्हें पूरा हिंदुस्तान मिलकर मुकाबला कर रहा है। लखनऊ में एटीएम की कतार में खड़े शैलेंद्र अग्रवाल निकले तो थे बरेली जाने के लिए, लेकिन चारबाग रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर हजरतगंज आना पड़ा। रेलवे स्टेशन पर एक भी एटीएम काम नहीं कर रहा था, इसीलिए शैलेंद्र अपनी ट्रेन छोड़कर 2 घंटे तक एटीएम की लाइन में खड़े रहे। एटीएम से कोई भी काम नहीं कर रहा। मैं तो चारबाग से आ रहा हूँ सीधा वहाँ से, और अभी तक कोई भी रास्ते में मुझे एटीएम काम करता हुआ नहीं दिखाई दिया। इवन यहाँ HDFC का एक हजरतगंज में एटीएम था हलवासिया पे, वो पहले काम करता था, आज वो भी बंद लिखा हुआ है, आउट ऑफ कैश लिखा हुआ है उसमें। तो आप क्या ट्रेन पकड़ने वाले थे? हाँ, मुझे ट्रेन पकड़नी थी। अब मैं उसको छोड़ करके मैं पहले पैसे निकालने के लिए आया हुआ हूँ। नोटबंदी के दौर में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का क्या हाल है, ये जानने के लिए आज तक की टीम वहाँ के एक गाँव में पहुंची। लोग आग के सामने बैठे बातें कर रहे थे। हॉट टॉपिक था पीएम मोदी ने नोटबंदी करके सही किया या गलत। हाँ सर, थोड़ी परेशानी तो है, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं है इसका। काले धन पर सरकार कह रही है कि लगाम लगेगी, विपक्ष सहमत नहीं है, तो आप भी मानते हैं कि वाकई काले धन पर इससे लगाम लगेगी? लग रहा है। लोग गंगा में नोट फेंक रहे हैं, नाले में नोट फेंक रहे हैं। नंबर 2 का जो काम हो रहा था उस रुकेगा। नोटबंदी को पूरा महीना हो चुका है। शुरुआत में तो कारोबार ठप हो गया था, अब बाजारों में रौनक लौटने लगी है। दिसंबर के महीने में अक्सर लोग घूमने का प्लान बनाते हैं।
लेकिन टूरिस्ट देसी हो या विदेशी, अचानक हुई नोटबंदी ने हॉलीडे खराब कर दी है। होटल बजट हो या फिर लग्जरी, सभी को टूरिस्ट का इंतजार है। नोटबंदी के बाद होटल कारोबारियों का करीब 50% काम ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में जहां एक तरफ होटल कारोबारी निराश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टूरिस्ट भी लो बजट होटल के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि नोटबंदी से कहीं ना कहीं कैश क्रंच का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। जब से नवंबर 8 का इश्यू हुआ है, उसके बाद पैनिक तो फैला ही, आप लोग सबको मालूम है कि ये देखिए कि लास्ट 1 महीने से ज़्यादा होने वाला है, 1 महीने के करीब, तो हमारा ऑक्यूपेंसी बिल्कुल 20% रह गया। एक्चुअली प्लान किया था, हॉलीडे वेकेशन प्लान किया था फैमिली के साथ, बट इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से, क्रंच की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। नोटबंदी से काला धन बाहर आएगा या नहीं आएगा, तो कितना आएगा, ये बातें तो बात की हैं। अभी तो लोग इस चिंता में घुले जा रहे हैं कि घर का खर्च कैसे चलेगा। हालांकि नोटबंदी का एक फायदा हुआ है, रेहड़ी पटरी पर चाय बेचने वाले भी अब डिजिटल हो गए हैं। वडोदरा के किरण माहिड़ा नोटबंदी के बाद हाईटेक हो गए हैं। ई पेमेंट से उनकी कैश वाली किल्लत कुछ कम हुई है। आज 2000 के नोट के लिए छुट्टे मिलते नहीं है। छुट्टे के लिए ग्राहक वापस चला जाए और न हो, इसके लिए हमने पेटीएम का कैशलेस रखा है, तो कोई 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये कैशलेस करके हमारे वहाँ चाय पी सके, इसके लिए मैंने नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते हुए मैंने कैशलेस सिस्टम चालू की है। लखनऊ के बारादरी इलाके में लगे सिल्क मेले की रौनक देखते ही बनती है। नोटबंदी के दौर में ये हैरान कर देने वाली बात है। यहाँ खरीदारी पर थोड़ा असर जरूर पड़ा है, लेकिन कैशलेस कारोबार 300 गुना बढ़ गया है। एक एक काउंटर पर 4 कार्ड स्वाइप मशीनें लगी हैं। हर किसी के हाथ में प्लास्टिक मनी चमक रही है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग पहले भी लोग करते रहे हैं, लेकिन इस साल ये एग्जीबिशंस में सेल भी काफ़ी बढ़ी है और क्रेडिट कार्ड के द्वारा काफ़ी सेल लोगों ने किया है। 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, इससे सारा काला धन बाहर आ जाएगा। हालांकि ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन जब लोगों को कैश की चिंता से छुटकारा मिलेगा, तभी तो वो काले धन के बारे में सवाल पूछेंगे। आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी ने कहा था कि देश बस 50 दिन तकलीफ सहे, उसके बाद लोगों को उनकी तकलीफों का मीठा फल मिलेगा। 30 दिन निकल गए, 20 दिन बाद क्या हालात पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगे? क्या 30 दिसंबर को इस बात का जवाब मिल जाएगा कि नोटबंदी से क्या हासिल हुआ और हुआ तो कितना? हमने नोटबंदी के 30 दिनों का फ्लैशबैक आपको दिखाया। हम आगे भी आपको नोटबंदी से जुड़े अपडेट और देश के मूड के बारे में बताते रहेंगे। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।